ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? मुझे कामना है कि आप लोग अच्छे होंगे। अभी आप लोगों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि अभी आपका कोरोना वायरस चल रहा है। इस कोरोना महामारी के चक्कर में जितनी भी पढ़ाई है, सारा पढ़ाई भी ध्वस्त हो चुका है। जितने भी हमारे पास बिजनेसमैन लोग भी, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इस चीज़ को देखते हुए कि हमने सोचा है कि बहुत सारा बच्चे अभी सोच रहा है कि हमारा 11th क्लास कब शुरू होगा, कब शुरू होगा, कब शुरू होगा। बहुत सारा निगाहें टिका के बैठे हुआ और उन लोगों का अभी ऑफलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं किया गया। इस चीज़ को देखते हुए कि हमने खाना है, हमने सोचा है कि बच्चे को अगर YouTube के माध्यम से पढ़ाया जाए तो बच्चे 100% समझ पाएंगे और इसके बाद में उनको सिलेबस का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस तो कम पूछता ही नहीं। इसलिए घर पे बैठे सुरक्षित रहे और अपने आप को कोरोना महामारी से बचाए और घर पे सुरक्षित रह करके पढ़ाई की व्यवस्था को सुचारू रूप से कायम रखें। इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11th क्लास का इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ, है ना। जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11th। हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11th क्लास का क्या मैं पढ़ाने जा रहा हूँ? इंट्रोडक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। 11th क्लास का इंट्रोडक्शन यानी इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11th क्लास का मैं कुछ इंट्रोडक्शन बताने जा रहा हूँ। इस चीज़ के बारे में आप लोग देखिए कि आप लोग को 10th का रिजल्ट, बिहार बोर्ड के 10th का रिजल्ट को आया हुआ बहुत दिनों हो गया, लेकिन पढ़ाई अभी सुचारू रूप से कायम नहीं है। तो इस कायम नहीं होने के कारण बहुत सारा सामना हो रहा है। इसलिए सारे बच्चे मेरे YouTube के माध्यम से क्लास 11th का सिलेबस को पढ़ाई करें। अगर कोई डाउट हो तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करें। फिर मैं आपको टीचमेंट ऐप्स पे लाइव क्लास पढ़ाने की व्यवस्था करूँगा। इसलिए मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि आपके पास नए नए वीडियो आता रहेगा और जो भी आपको हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे आपको यहाँ चला जाएगा, आप उसको अच्छे तरीक़ा से समझ पाइएगा। इसलिए सारे वीडियो को मैं लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 सारे लेक्चर आप लोग देखिएगा। इसके बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। चलिए, तो आज मेरा टॉपिक है, मुख्य रूप से टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11th क्लास का मैं कुछ इंट्रोडक्शन बताऊँगा। सबसे पहले कि हमारे जो बच्चे होते हैं वह क्लास 10th पास कर जाते हैं, यानी कि जब वह 10th पास हो जाते हैं, 10th पास आउट, जितने भी बच्चे हैं वह 10th क्लास क्या हो जाता है, पास कर जाते हैं। 10th पास कर जाता है, 10th पास आउट हुआ। जब 10th पास कर लेता है तो उसके मन में तरह तरह के विचारे आते रहते हैं, तरह तरह के थॉट आते रहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कॉमर्स लूँ कि साइंस लूँ कि आर्ट्स लूँ। तो वह देखो, वह हमारा 3 चीज़ होता है। इस बात को समझो कि सबसे पहले वह जब 10th पास कर जाता है तो उसको 3 चीज़ पढ़ने की उपलब्धि मिलता है, 3 चीज़ पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलता है। सबसे पहला होता है हमारा ISC। क्या होता है? ISC होता है। दूसरा होता है IA होता है, ICOM भी बोल सकते हैं, और तीसरा होता है IA। यानी कि क्लास 10th पास होने के बाद ये 3 क्लास पढ़ने का मौका मिल सकता है, ISC, ICOM और IA। यानी इस ISC का फुल फॉर्म होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। इसका होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस होता है। पहला का होता है इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, दूसरा होता है इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स होता है। इसके बाद हमारे पास एक होता है IA, जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स बोलते हैं। यानी कि हमको 10th पास करने के बाद इंटरमीडिएट में 3 क्लास पढ़ने का मौका मिलता है। पहला ISC, दूसरा है ICOM और तीसरा क्या है IA।
तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो आईएससी की तरफ मुड़ता रहता है। क्योंकि आईएससी की तरफ मुड़ता क्यों रहता है? क्योंकि आईएससी को इंटरमीडिएट ऑफ साइंस कहा जाता है। साइंस पढ़ने से हमारे फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, मैथमेटिक्स की ये बहुत सारा अच्छी तरीक़ा से, बेहतर तरीक़ा से तैयारी हो जाता है, उसका प्रिपरेशन हो जाता है। इसलिए बच्चे ज़्यादातर आईएससी करना चाहते हैं। और आईएससी करने से हमारे पास रेलवे का जॉब हो, है ना, इसके बाद में एसएससी का जॉब हो, बैंक का जॉब हो, ये कोई भी चीज़ का जॉब है, उस जॉब में आसानी से क्वालिफाई कर जाता है। क्योंकि हमारे उस एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी बहुत ज़्यादा पूछता है। इसलिए ज़्यादातर बच्चे आईएससी लेता है। और आईएससी लेने से क्या होगा, उसको बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। अब ये आईएससी जो है वह 2 पार्ट में बढ़ जाता है। आईएससी कितने पार्ट में बढ़ जाता है? 3 पार्ट में बढ़ जाता है। पहला होता है पीसीएम, दूसरा होता है पीसीबी और तीसरा हमारा होता है पीसीएमबी होता है। अगर कोई स्टूडेंट पीसीएम पढ़ता है, पीसीएम का मतलब फिजिक्स, इसके बाद में केमिस्ट्री, इसके बाद में मैथमेटिक्स। इस बात को समझिए, पीसीएम का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। आप बड़े क्लास में किसी जॉब के लिए जाइएगा तो आपको पूछ सकता है कि आप किस ग्रुप से पढ़े हैं, पीसीएम से पढ़े हैं, पीसीबी से पढ़े, पीसीएमबी से पढ़े। तो पीसीएम का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या आ जाए, मैथमेटिक्स। ये इसको रीड करने से आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, और इसके बाद में हो जाता है बायोलॉजी होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और एक होता है पीसीएमबी, इससे पढ़ने से आप डॉक्टरेट के क्षेत्र में जा सकते हैं। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और क्या हो जाता है, बायोलॉजी। इतना हमको क्या होता है, पढ़ना होता है। तो इसको पढ़ने से आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जा सकते हैं, इसको पढ़ने से डॉक्टरेट के फील्ड में जा सकते हैं, और इसको पढ़ने से इंजीनियरिंग और डॉक्टर दोनों के फील्ड में आप जा सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर बच्चे को पीसीएमबी ग्रुप करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो इसलिए हमने देखा कि जब 10th पास कर जाता है तो 3 क्लास पढ़ने का मौका मिलता है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। ये हमारा आईएससी 3 पार्ट में बढ़ जाता है, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी। यानी इसको पढ़ने से इंजीनियर, इससे बनने से डॉक्टर, इससे बनने से इंजीनियर, डॉक्टर दोनों बन सकता है। मतलब जिसमें मर्जी है उस फील्ड में आप जा सकते हैं। ये हमारा हो गया 10th पास करने के बाद क्या चीज़ मिलता है। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारे बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है और नीट का जो एग्ज़ाम होता है, उस चीज़ का पैटर्न के बारे में हम देखते हैं कि हमारा क्या होता है और हमारे पास कितने हमको पढ़ना होता है, क्या चीज़ है, कितने बुक्स पढ़ना होता है, उस चीज़ के बारे में हम देखते हैं। चलिए सबसे पहले हम एग्ज़ाम की बात करते हैं, है ना। एग्ज़ाम की बात करते हैं कि एग्ज़ाम में क्या होता है। चलिए अब देखिए भाई, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करता हूँ। क्लास 11th का एग्ज़ाम, क्लास 12th का एग्ज़ाम की बात करता हूँ, क्योंकि क्लास 11th में हमारे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, इसलिए उसको सिलेबस पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। केवल हम बिहार बोर्ड में देखते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होता है, उस चीज़ को देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए थोड़ा सा ये हमारे, है ना, एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है, उस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला ये हमारा जो टोटल मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है, टोटल मार्क्स, हमारे बिहार बोर्ड का जो टोटल मार्क्स का जो एग्ज़ाम होता है वह कितने मार्क्स का होता है, टोटल मार्क्स इक्वल टू 100 होता है। ये जो मार्क्स होता है ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है। सबसे पहला होता है 70 मार्क्स और दूसरा होता है हमारा 30 मार्क्स होता है। इस 30 मार्क्स को कॉलेज देती है, 30 मार्क्स को कॉलेज देती है, वो भी किस फॉर्म में, प्रैक्टिकल के फॉर्म में।
प्रैक्टिकल के फॉर्म में देती है, प्रैक्टिकल के फॉर्म में देती है। ये 30 मार्क्स की 30 मार्क्स मिलने की कहाँ से होती चांसेज, या आपको कॉलेज से मिलने की चांस होती है, या आपको कॉलेज 30 मार्क्स देती है, वो भी किसके, प्रैक्टिकल के फॉर्म में देती है, प्रैक्टिकल के रूप में देती है, उसको प्रैक्टिकल में देती है। यह हमारा 70 मार्क्स का एग्ज़ाम कौन लेती है, बोर्ड एग्ज़ाम लेती है। 70 मार्क्स का एग्ज़ाम कौन लेती है, बोर्ड लेती है। ये भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक होता है 35 मार्क्स, 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है। 35 मार्क्स का क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें आपका जो क्वेश्चन आता है और 70 क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको अटैम्प्ट कितना करना था, 35 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना रहता है। इतना क्वेश्चन को आपको बनाना रहता है। ये इतना अवेलेबल रहता है, लेकिन इतना को क्या करना होता है, बनाना पड़ता है। इसके बाद में हमारे पास 35 मार्क्स का क्या हो जाता है, 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। 35 मार्क्स का क्या होता है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। ये 35 मार्क्स भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है। एक होता है 20 मार्क्स, 20 मार्क्स का कितना होता है, यानी कि 20 मार्क्स का क्या होता है, 20 मार्क्स का मतलब हमको इसमें जो 20 मार्क्स है तो इसमें 10 क्वेश्चन रहता है दिया हुआ, 20 क्वेश्चन, लेकिन बनाना कितना पड़ता है, 10 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। इतना क्वेश्चन हमको दिया रहता है, इतना क्वेश्चन अवेलेबल रहता है, अटैम्प्ट कितना पड़ता है, 10 क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है तो 10 गुना 20 मार्क्स हो जाएगा। इसके बाद में ये 2 मार्क्स का मतलब 20 मार्क्स का रहता है, लेकिन कितने नंबर का क्वेश्चन रहता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 2 मार्क्स का 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 गुना 20 हो जाएगा। इसके बाद अब हमारे पास होता है 15 मार्क्स। 15 मार्क्स में क्या होता है, 15 मार्क्स में क्या होता है, इसमें हमको दिया रहता है 6 क्वेश्चन दिया रहता है, लेकिन 3 क्वेश्चन को ही क्या करता है, अटैम्प्ट करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है, 5 मार्क्स का रहेगा। तो 5 में 15 हो जाएगा, 15 मार्क्स हो जाएगा। हमने देखा कि हमारे जो बिहार बोर्ड का जो पैटर्न होता है, उस बिहार बोर्ड के पैटर्न में कुल मार्क्स कितने का पूछता है। तो हमारे केवल केमिस्ट्री जो होता है केवल केमिस्ट्री जो होता है वह केमिस्ट्री कितने मार्क्स का, वह केमिस्ट्री 100 मार्क्स का पूछता है। 100 मार्क्स में क्या होता है, 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 70 मार्क्स बोर्ड लेती है एग्ज़ाम, 30 मार्क्स कॉलेज अपना प्रैक्टिकल के रूप में देती है। ये 70 मार्क्स 2 पार्ट में बढ़ जाता है। 35 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, जिसमें 70 क्वेश्चन दिया रहता है, 35 क्वेश्चन सोल्व करना रहता है। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है। इसके बाद में 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव पूछता है, जिसमें 20 मार्क्स और 20 मार्क्स का होता है। ईच क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। 20 क्वेश्चन गिवन रहता है, 10 क्वेश्चन बनाना पड़ता है। 15 मार्क्स का तो 6 क्वेश्चन गिवन रहता है, लेकिन 3 क्वेश्चन को सोल्व करना रहता है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 15 मार्क्स का हो गया। ये हमारा हो गया, ये बिहार बोर्ड का पैटर्न हो गया। तो इस पैटर्न पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा नीट के पैटर्न की बात करता हूँ, नीट का एग्ज़ाम की बात करता हूँ कि नीट में कैसा एग्ज़ाम होता है, उस बात को थोड़ा सा देखेंगे। चलिए भाई, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि नीट का क्या होता है। ये हमारे पास नीट होता है। नीट जो होता है वो हमारे नीट जो होता है, ये नीट किस चीज़ का एग्ज़ाम होता है, मेडिकल का एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम जो होता है किसका होता है, मेडिकल का होता है। इसी को नीट को क्वालिफाई करने से, नीट को अगर क्वालिफाइड करते हैं, नीट को अगर क्वालिफाइड करते हैं तो इस चीज़ को क्वालिफाइड करने के नीट को अगर क्वालिफाइड करते हैं तो आपको मेडिकल में हो जाएगा। और नीट का एग्ज़ाम अगर क्वालिफाइड करते हैं तो आप मेडिकल में हो जाएगा। मेडिकल में आपको क्या मिल जाएगा, और डॉक्टरेट की उपलब्धि मिल जाएगा। तो इसलिए आपको नीट क्वालिफाई करना होगा। नीट किसकी एग्ज़ाम होता है, नीट मेडिकल का एग्ज़ाम होता है। नीट किसका एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम मेडिकल का होता है, जिसको क्वालिफाइड करने से डॉक्टर बनता है। MBBS की डिग्री मिलती है और इससे आप MBBS की तैयारी कर सकते हैं। MBBS के लिए नीट क्वालिफाई आपको अवश्य करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पैटर्न का बात करता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न,
इसके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है इस बात को देखिए। इसमें आपको इस नीट को क्वालिफाई करने में 3 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा। नीट को क्वालिफाई करने के लिए मात्र 3 सब्जेक्ट पढ़ना होगा। पहला सब्जेक्ट है फिजिक्स, दूसरा है आपको केमिस्ट्री और तीसरा आपको बायोलॉजी। यानी कि नीट को क्वालिफाई करने के लिए आपको तीन सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आपका जो फिजिक्स पूछता है वह आपको 45 क्वेश्चन पूछता है। फिजिक्स का भी 45 क्वेश्चन पूछता है, 45 क्वेश्चन इसका पूछता है। इसके बाद में हमारे केमिस्ट्री का भी 45 क्वेश्चन पूछता है, 45 क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद में हमारा इसका जो क्वेश्चन पूछता है वह 90 क्वेश्चन पूछता है। यानी कि कहने का ये मतलब कि ये 45 यानी 45 क्वेश्चन, ये भी 45 क्वेश्चन। लेकिन बायोलॉजी का कितना क्वेश्चन पूछता है ना, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पूछता है 90 क्वेश्चन पूछता है। यानी कि इसको तो 45 क्वेश्चन इंटू 4 यानी 4 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछता है, 4 मार्क्स का पूछता है। तो ये हो जाएगा 180 मार्क्स। मतलब यानी कि हमारा एक बात ये हो गया कि हमारा जो फिजिक्स है वह 180 मार्क्स का पूछता है। सिमिलरली कि 45 क्वेश्चन जो रहता है वह 4 मार्क्स का रहता है। 45 क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का रहता है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 180 मार्क्स का हो जाता है। फिर हमारे पास बायोलॉजी क्या है, तो बायोलॉजी जो है ना 90 क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो 9 चौका 36 यानी 360 मार्क्स का हो जाता है। तो हमने एक बात देखा कि 50% बायोलॉजी से पूछता है और 50% में फिजिक्स और केमिस्ट्री रहता है। यानी ये भी 25%, ये भी 25% और ये कितना परसेंट, 50% यानी 50% पूछता है। तो इतना अगर हम तो टोटल मार्क्स का अगर पूछेगा तो अगर नीट का टोटल मार्क्स जो होता है, इसका जो टोटल मार्क्स होता है, टोटल मार्क्स, ये टोटल मार्क्स जो होता है वह हो जाएगा, टोटल मार्क्स नीट क्वालिफाई करने के लिए टोटल मार्क्स कितना आना चाहिए, 720 मार्क्स आना चाहिए। इतना अगर टोटल मार्क्स कितना आना चाहिए, 720 आना चाहिए। 720 अगर आता है तो आप 100% टॉप में आ सकते हैं। उसी में कितना बचा, 500 लाता है, कितना आदमी 600 लाता है, कितना आदमी 700 लाता, कितना आदमी 700 लाता है, कितना आदमी 650 लाता है, कितना 500, तो लगभग 500 से ऊपर जाएगा तो आप क्वालिफाइड हो सकते हैं, है ना। यानी 500 मार्क्स से 500 मार्क्स से एभव जाएगा, 500 मार्क्स अगर एभव जाएगा तो आप नीट क्वालिफाइड हो सकते हैं, नीट क्वालिफाइड हो सकते हैं। अगर आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर 105 मार्क्स से 500 मार्क्स से अगर एभव जाते हैं तो आप नीट को क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप नीट को क्वालिफाइड आराम से कर सकते हैं। ये आपका नीट का पैटर्न हो गया। इस चीज़ को आप देखिए कि सबसे ज़्यादा आपको बायोलॉजी पूछता है, फिजिक्स से पूछता है और केमिस्ट्री से पूछता है। केमिस्ट्री से फिजिक्स से दोनों 50% में है और वो हमारा अकेला 50% में है। तो इतना बात को समझना है। और इससे आगे इसको आप क्या कीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि नए नए वीडियो आपको आता रहेगा। अब मैं आज से स्टार्ट कर दिया हूँ क्लास 11th का इंट्रोडक्शन, फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया हूँ। इसके बाद में अब सारा क्लास आपको ये 11th का पूरा सिलेबस चलता रहेगा। इस बात को देखिए। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं कुछ कि हमारे जो 11th क्लास है उस 11th क्लास में कितने बुक्स पढ़ना होता है। हम आपको सबसे पहले जो पढ़ाऊंगा आपको फुली NCERT पैटर्न, आपको जो मैं पढ़ाऊंगा फुली NCERT पैटर्न पढ़ाऊंगा। आपको जो मैं पढ़ाऊंगा फुली NCERT पैटर्न पढ़ाऊंगा, क्योंकि NCERT हमारा नेशनल लेवल का बुक है। ये पूरे स्टेट में चलता है, पूरे ऑल इंडिया में चलता है। तो NCERT पढ़ने से हम किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आपको फुली मैं NCERT पैटर्न पढ़ाऊंगा और विथ
है ना, क्लास वर्क कराऊंगा विथ क्लास वर्क, है ना, विथ क्लास वर्क स्पेशल नोट। मैं आपको फुली एनसीईआरटी कराऊंगा, फिर क्लास वर्क का जो स्पेशल नोट्स है, क्लास का जो स्पेशल नोट्स है उसको भी मैं बनवाऊंगा। इस क्लास का स्पेशल नोट में क्या हो सकता है, आपका नीट का क्वेश्चन हो सकता है, इसके बाद में जेईई मेन का क्वेश्चन हो सकता है, प्लस आपके बिहार बोर्ड, इसके बाद में है ना बिहार बोर्ड प्लस आपको सीबीएसई रहेगा, इस सब बोर्डों का क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। फुली एनसीईआरटी पैटर्न रहेगा, उस फुली एनसीईआरटी में विद क्लास वर्क करवाऊंगा। इसके बाद में स्पेशल नोट्स, किसके लिए, स्पेशल नोट्स फॉर नीट, जेईई मेन प्लस बिहार बोर्ड और सीबीएसई, इस सब का मैं खुली रूप से क्वेश्चन करवाऊंगा। इस बात को आपको देखना। अब हम देखते हैं कि हमारे जो 11th क्लास है, इस 11th क्लास में भी 2 बुक्स है। 11th क्लास में हमारे पास कितने बुक्स है, 2 बुक्स है। एनसीईआरटी का वॉल्यूम, एनसीईआरटी में 2 वॉल्यूम होता है, एक वॉल्यूम फर्स्ट होता है, दूसरा होता है वॉल्यूम सेकेंड होता है, एक वॉल्यूम फर्स्ट होता है, दूसरा वॉल्यूम सेकेंड होता है। तो हमारे 11th क्लास में भी 2 वॉल्यूम पढ़ना है, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकेंड पढ़ना है ना, 11th क्लास में पढ़ना है। 12th क्लास में भी हमारा जो 12th क्लास है, उस 12th क्लास में भी क्या करना है, 12th क्लास में भी एनसीईआरटी का 2 वॉल्यूम पढ़ना है, एनसीईआरटी का 2 वॉल्यूम पढ़ना है, एनसीईआरटी का वॉल्यूम फर्स्ट और एनसीईआरटी का वॉल्यूम क्या जगह। तो हमारे 11th क्लास में भी वॉल्यूम 1 पढ़ना है, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम पढ़ना है, और इसके बाद में हमारे 12th क्लास में भी 2 वॉल्यूम पढ़ना है। इसके बाद एक बात याद रखिएगा कि हमारे कोई भी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है, TITN, कोई भी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है, किसी भी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में आपको 60% क्लास 11th रहता है, 60% 11th क्लास से रहता है, 60% 11th क्लास से रहता है। इसके बाद में 40% ही मात्र क्या रहता है, 12th क्लास से रहता है ना। दुनिया की कोई भी कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में कोई भी कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है, वो जैसे SSC हो, इसके बाद में रेलवे हो, इसके बाद में हमारे पास जेईई मेन हो प्लस नीट हो, इस सब में जो भी एग्ज़ाम है, सब में आपका 60% क्लास 11th से रहता है, मात्र 40% किससे रहता है, क्लास 12th से रहता है। ये हमारा इस चीज़ को पढ़ना होगा। ये हमारे क्लास 11th का क्या है, इंट्रोडक्शन है। अब मैं बात करता हूँ, चलिए आप इसको पहले क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके क्लास 11th का क्या है, इंट्रोडक्शन है। इस चीज़ को आप समझ के पढ़िएगा, ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप समझ नहीं सकते। तो आपको मैं बता रहा हूँ भाई कि आपके क्लास 11th का ये क्या था, इंट्रोडक्शन था। अब मैं आपको इसमें कंक्लूजन थोड़ा सा कर देता हूँ। इससे क्या कंक्लूजन है, उस बात को समझिए। सबसे पहले हमको ये पता चला कि हमने देखा कि जब मैं 10th पास आउट हो जाता हूँ तो हमको कितने टॉपिक पर कितने हम क्लास पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहला क्लास है हमारा, है ना, पहला क्लास क्या हो सकता है, ISC, ICOM, IA। ISC में हमने देखा कि 3 चीज़ होता है, PCM, PCMB और PCB। उसी के आधार पर PCM मतलब डॉक्टर में जा सकते हैं, PCM का मतलब इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, PCB का मतलब डॉक्टर में जा सकते हैं, PCMB मतलब दोनों से जा सकते हैं, दोनों में जा सकते हैं, डॉक्टर में और इंजीनियरिंग में। फिर हमने देखा कि हमारे जो बिहार बोर्ड में 12th का एग्ज़ाम होता है उसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता। फिर हमने देखा कि नीट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितने क्वेश्चन पूछता, कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछता। फिर हमने देखा कि 11th क्लास में कितने बुक्स पढ़ना होता है, 12th क्लास में कितने बुक्स होता है। फिर मैं आपको स्पेशल बताया
कि आपके जो फुली जो असाइनमेंट है, जो फुली जो NCERT है उसको मैं फ्लो करूँगा। दूसरा, मैं साथ ही स्पेशल नोट्स रहेगा फॉर JEE मेन, नीट और इसके बाद में बिहार बोर्ड और CBSE के लिए रहेगा, उस स्पेशल नोट्स को मैं पढ़ाऊँगा। तो इतना के लिए धन्यवाद। आज मैं इंट्रोडक्शन ऑफ क्लास 11 का पढ़ाया। कल मैं फिर आपको लेक्चर नंबर 1 पढ़ाऊँगा क्लास 11 का। कल से आपका क्लास क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। बहुत सारा बच्चे जो बिहार बोर्ड से आया हुआ रहता है, जो हिंदी मीडियम में पूरा पढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, उस बच्चे को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उस बच्चे के लिए मैं एक डिक्शनरी प्रोवाइड करता हूँ, आप मेरे यहाँ से डिक्शनरी परचेज कर सकते हैं। दूसरा बात ये कि मैं सारे बच्चे को हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाऊँगा, जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही है ना, इतना ही के लिए धन्यवाद। घर पे रहे, सुरक्षित रहे और कोरोना महामारी से वंचित रहे, है ना। इतना के लिए धन्यवाद। आज की क्लास में आपको ओवर करता हूँ, फिर मैं कल लेकर आ रहा हूँ लेक्चर नंबर 1, जिसको आप बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझिएगा। कल मैं कुछ स्पेशल चर्चा करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और है ना कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो आपको आता रहे। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो बार बार आपको नया वीडियो आता रहेगा। इतना ही के लिए धन्यवाद। आज के लिए क्लास आपका ओवर हो रहा है।